हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम पार्ट नंबर ये आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। कौन सी सीरीज का? MCQs 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। लास्ट टाइम अभी तक हमने 35 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी तक हमने 35 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज इससे आगे बढ़ रहेंगे हम और देखेंगे। और लगभग हमने मिनिमम मैं बता रहा हूँ 150 से लेकर 200 कॉन्सेप्ट्स के बीच हमने कवर कर लिए हैं। मिनिमम 150 कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर चुके हैं हम इसमें अभी तक। ऑलराइट, अब हमें आगे देखना है, आगे क्या होता है आगे देखते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमारा यहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे आगे देखते हैं। चलिए, एज पर रैंकाइंस एनालिसिस द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी मिनिमम विल बी। रैंकाइंस के एनालिसिस के हिसाब से क्या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है? तो यहाँ पर जो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है वो होता है Q इज इक्वल टू के पी इंटू गामा इंटू एच। ठीक है, केपी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाइव। ओके, तो यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रैंकाइंस का फॉर्मूला। रैंकाइंस ने हमें ये फॉर्मूला दिया है अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें जो केपी होता है ये केपी का स्क्वायर होता है। सॉरी, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूले को। Q इज इक्वल टू के पी स्क्वायर गामा इंटू एच। ठीक, अब केपी को हम क्या लिखते हैं? केपी को हम लिखते हैं 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। तो दोनों केपी को कहीं से भी आप कोई सा भी एक यूज करो और निकाल लो। ठीक है, ये हो गया हमारा केपी की बात। अब आते हैं रैंकाइंस थ्योरी पर। रैंकाइंस एनालिसिस में क्या होता है कि जो इसने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दी थी, जो रैंकाइंस एनालिसिस होती है, रैंकाइंस एनालिसिस सिर्फ सैंडी सॉइल्स के लिए ही लगाई जाती हैं। किसके लिए यूज होती हैं? सैंडी सॉइल्स के लिए यूज होते हैं। ये कोहेसिव के लिए यूज नहीं करा जाती है। ये इसका एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि अच्छा, इसमें जो एच है ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ही है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, ये एच को ही डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। नहीं तो आप इसको डीएफ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो रैंकाइंस है, रैंकाइंस ने जो हमारी फुटिंग है, फुटिंग की विड्थ को इन्होंने कंसिडर नहीं करा है। ठीक है, रैंकाइंस ने देखो फॉर्मूले में हमें कहीं भी विड्थ जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसने विड्थ को कंसिडर नहीं करा है जब हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं तब। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये सैंडी सॉइल्स के लिए ही अवेलेबल होता है। और इसमें जो प्रेशर का यूज हो रहा है वो पैसिव प्रेशर का यूज हो रहा है। ऑलराइट, पैसिव प्रेशर का यूज हो रहा है। मतलब सॉइल जो है वो प्लास्टिक बीम में जा चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद एक थ्योरी और होती है, वो तर्जगीज की थ्योरी होती है। तर्जगीज ने कुछ अलग बात करी थी और उन्होंने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को इंक्लूड करा था एनालिसिस में। ठीक है, तर्जगीज ने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को इंक्लूड करा था। तर्जगीज की थ्योरी होती है। चलो मैं ये आगे अगर क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड फिर मैं पूरी बात ही बता दूंगा। अभी बस इतना ही ध्यान रखिए आप रैंकाइंस के लिए। ठीक है, इसने सबसे बड़ी बात तो बस यही है कि इसने विड्थ को कंसिडर नहीं करा है रैंकाइंस ने, और ये सैंडी सॉइल के लिए होती है। और फिर ये फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला क्यू वाला, बस इतना ही ध्यान रख लो अभी तो। क्यू इज इक्वल टू के पी स्क्वायर गामा इंटू डी एफ या फिर एच, जो भी आप बोलना चाहो वो हम इसे बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन आइसोलेटेड टी बीम इज यूज्ड एज, इधर ले लेते हैं, used as walkway. The beam is simply supported an effective span of 6 meter. The effective width of the flange for इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज पूछ रहा है वो इसके लिए, मतलब ये बीएफ के लिए पूछ रहा है कि बीएफ कितना होगा अगर हम इसको एक वॉक अवे के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो वॉक अवे में यूज कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव विड्थ कितनी होगी। तो आइसोलेटेड टी बीम के लिए क्या फॉर्मूला होता है?
जब हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालनी होती है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी एफ इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फ्लैंज, जिसको हम बी एफ बोल रहे हैं, इज इक्वल्स टू एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, ये होती है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक, ये किस केस में होती है? ये टी बीम के केस में होती है, जब ये टी बीम आइसोलेटेड है, टी बीम आइसोलेटेड। अब जब अगर एल बीम दिया हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0.5 एल नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय बी अगेन प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये किस केस में हो जाएगा? ये एल बीम में आइसोलेटेड की कंडीशन में हो जाएगा। एल नॉट क्या है? ये एल नॉट है इफेक्टिव स्पान। एल नॉट इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव स्पान। और इसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्पान कब क्या लेंगे? तो जैसे कि अगर फिक्स्ड है तो इफेक्टिव स्पान 0.7 एल नॉट होता है, एल होता है, ये एल नॉट जो है ये। ठीक है, अगर ये टोटल एल है तो ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग इफेक्टिव स्पान्स होते हैं। ठीक, अभी बस इतना ही ध्यान रखो कि ये है। और बी डब्ल्यू जो है ये विड्थ ऑफ वेब है, विड्थ ऑफ वेब है। ठीक, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ ये वाली है। ठीक, ये जो 1000 हमें दे रखी है इसने यहाँ पर, ये वाली, ये जो 1000 इसने हमें यहाँ पर विड्थ दे रखी है, ये विड्थ यहाँ की है। ऑलराइट, तो चलो बस सॉल्व कर दो, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज निकाल लो। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो लगाते हैं फॉर्मूला और देखते हैं। बी एफ इज इक्वल टू, बी इफेक्टिव एफ भी लिख सकते हो या बी एफ भी लिख सकते हैं। एल नॉट वो दे रहा है 6000, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी है 6000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 4 प्लस 300। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 और 10 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा टोटल 900 mm। ठीक है, तो सो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा 900 mm A। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टी बीम हमने देख लिया है। अब देखो टी बीम में भी अगर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो अगर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर हम देख लेंगे कि क्या टी बीम के जो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग केसेस हैं, वो सब हम किसी एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कवर कर दिया है कि जो नेट अल्टीमेट जो होती है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है, ये क्या होती है, यहाँ देख लो, ये डेप्थ पे डिपेंड नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ये नेट अल्टीमेट जो होती है, देखो तर्जगीज इक्वेशन होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ तर्जगीज इक्वेशन। चलो आई गई है तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत समझा देता हूँ तर्जगीज के बारे में। तर्जगीज जो बोलते हैं, पहले तो अभी हमने देखा था, जस्ट इसके पहले क्या देखा था, रैंकाइंस का देखा था कि रैंकाइंस ने जो बात कही थी। अभी यहाँ पे जो तर्जगीज बोलते हैं वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तर्जगीज थ्योरी, तर्जगीज थ्योरी। ठीक है, पहले तो इनके कुछ अजम्पशंस हैं, हम अजम्पशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अजम्पशन इनका है, जो फाउंडेशन है वो शैलो रहेगा, है ना, फाउंडेशन जो है वो शैलो रहेगा, जिसमें कि जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन है वो ज़्यादा रहेगी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बेस है फाउंडेशन का, बेस ऑफ फाउंडेशन इज रफ, बेस ऑफ फाउंडेशन इज रफ,
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है, जो फुटिंग है वो कंटिन्यूअस है। फुटिंग इज कंटिन्यूअस है, और मतलब स्ट्रिप फुटिंग है। ठीक है, फुटिंग इज कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रिप फुटिंग है। हालांकि हम फैक्टर्स मल्टीप्लाइड करके इसे रेक्टेंगल के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, सर्कुलर के लिए भी कर सकते हैं, स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो फेलियर जो होता है सॉइल का, फेलियर फेलियर जो होता है वो जनरल शेयर फेलियर लेते हैं, जनरल शेयर फेलियर कंसिडर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेन अजम्पशंस हैं चारों रैंकाइंस थ्योरी के। सबसे ज़्यादा मेन मतलब सबसे ज़्यादा यही है। और इसके ऐसे तो इसके 9-10 अजम्पशंस हैं, पर आपको ये मिनिमम 4 अजम्पशंस तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और एक अजम्पशन और है, उसको भी याद रख लो। ये जो फेलियर की बात करता है, ये फेलियर होता है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम पे। मतलब जो सॉइल है एट द टाइम ऑफ फेलियर लिखो, एट द टाइम ऑफ फेलियर जो सॉइल है वो अपनी प्लास्टिक लिमिट पर आ चुकी है। सॉइल रीचेस टू इट्स प्लास्टिक लिमिट, टू इट्स प्लास्टिक स्टेज पे सॉइल आ चुकी है। मतलब यहाँ पे लिनियरिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है। जो बात हो रही है यहाँ पे जो बात होगी प्लास्टिक स्टेज की, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर्स की यहाँ पर बात होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था एक्टिव अर्थ प्रेशर किस लिए वैलिड होते हैं, तभी के लिए होते हैं। ठीक। अगला अजम्पशन है जो ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल रहता है। लोड जो है वो सेंट्रिक हो रहा है, सेंट्रिक लोडिंग लगती है, मतलब इसेंट्रिक लोडिंग नहीं होती है, सीजी से पास होता है लोड, ये माना गया है। और एक अजम्पशन और है इसका, वो भी समझ लो, वो अजम्पशन भी समझ लो। अजम्पशन नंबर 6 जो शेयर से रिलेटेड है। इसने इसने क्या करा है कि तर्जकीज ने क्या करा है कि जो शेयर होता है वो बेस का कंसिडर करा है। ठीक है, बेस की सॉइल का कंसिडर करा है। ठीक है, जो एडजेसेंट सॉइल्स होती हैं उसका इन्होंने एडजेसेंट सॉइल्स जो होती हैं उसका इन्होंने शेयर जो शेयर है वो कंसिडर नहीं करा है। ठीक है, सिर्फ बेस का ही शेयर को इन्होंने कंसिडर करा है। तो ऐसे करके ये 5-6 अजम्पशन है, मैंने आपको सारे बता दिए लगभग लगभग, है ना। एक तो वो बता दिया कि जो लोड होता है वो पूरा सेंट्रिक पास होगा, इसेंट्रिसिटी 0 होगी उसमें। और ग्राउंड जो होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम बाद में फैक्टर्स मल्टीप्लाइड करके कर सकते हैं हालांकि, पर इनिशियली नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो एक अजम्पशन और है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है। मतलब इतना नीचे है तो है जितना सॉइल की विड्थ है उससे ज़्यादा नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है। अब इसमें इन्होंने कुछ स्ट्रेस जोन बनाए हैं, स्ट्रेस जोन। तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान से समझना, तर्जगीज के स्ट्रेस जोन। स्ट्रेस जोन ऑफ तर्जगीज। चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं स्ट्रेस जोन ऑफ तर्जगीज। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी रफ कर दूँ, फुटिंग शैलो है याद रखना। हाँ, चलो। जो तर्जगीज ने स्ट्रेस जोन हमें बताए हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि लेट्स से ये कॉलम है, और ठीक यहाँ पे ग्राउंड की सॉइल है, कॉलम है या फिर फुटिंग है। ठीक है, ये ग्राउंड की सॉइल है, उसका प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने जो जोन बनाए हैं कुछ इस तरह के जोन बनाए हैं। पहला जोन तो ये है, फर्स्ट मैंने बहुत छोटा बना दिया है, कोई बात नहीं, खैर चलो। और इसका डिप्रेशन ऐसा होगा, इसका डिप्रेशन ऐसा होगा। और आपको याद है जब हम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड करते हैं, निकालते हैं, तब भी ऐसा ही कुछ डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और
एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो जोन बन रहे हैं वो 3 जोन बन रहे हैं। कैसे 3 जोन बन रहे हैं, मैं एक एक को लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है जोन नंबर 1, दिस इज जोन नंबर 1, दिस इज जोन नंबर 2 और दिस इज जोन नंबर 3। ये 3 जोन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, जोन नंबर 3 को जो बोलते हैं वो रैंकाइन्स पैसिव जोन भी बोलते हैं। रैंकाइन्स पैसिव जोन, पैसिव जोन। जो जोन नंबर 2 है उसको बोलते हैं रेडियल, इसके बारे में पूछा गया है, रेडियल शेयर जोन। कि जो जो जोन नंबर 2 है वो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये इसका नाम है रेडियल शेयर जोन। ठीक है, अब ये जो कर्व होता है ये सर्कुलर भी हो सकता है और लॉग स्पाइरल कर्व भी होता है। ये वाला कर्व जो बना हुआ है, यहाँ का जो कर्व ये बना हुआ है, ये वाला कर्व तो सर्कुलर भी होता है ये कर्व, और लॉग स्पाइरल भी होता है। सर्कुलर कब होता है, जब अगर ये सॉइल, यहाँ की जो सॉइल है वो कोहेसिव सॉइल है। ठीक है, सर्कुलर कर्व कब बनेगा, जब कोहेसिव सॉइल होगी तब, कोहेसिव सॉइल होगी तब। और लॉग स्पाइरल कर्व कब बनेगा, लॉग स्पाइरल बनेगा जब ये सॉइल, सेम सॉइल क्या होगी, सिल्टी सॉइल होगी। ठीक है, सिल्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये लॉग स्पाइरल कर्व बनेगा। अब जो जोन नंबर 1 है इसको बोला गया है इलास्टिक जोन। ठीक है, जोन नंबर 1 को बोला गया है इलास्टिक जोन, इलास्टिक जोन। ठीक है, तो ये रैंकाइन्स पैसिव जोन है, मतलब ये वाली जो सॉइल है यहाँ की, ये कौन सी स्टेट में है, ये सॉइल जो है वो प्लास्टिक स्टेट में है। यहाँ रेडियल शेयर जोन की जो सॉइल है वो भी प्लास्टिक स्टेज में है। ठीक है, प्लास्टिक स्टेज में है। और जो इलास्टिक वाली सॉइल है ये तो हमें समझ में ही आ रहा है कि ये इलास्टिक स्टेज में ही है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि ये इलास्टिक जोन हम समझ रहे हैं, ये इलास्टिक जोन कब होगी, ये इलास्टिक जोन होगी जब फुटिंग हमारी रफ होगी। फुटिंग जो होगी वो रफ होगी। आपको याद है मैंने अभी एक अजम्पशन बताया था कि तर्जगीज ने एक अजम्पशन लिया है कि फुटिंग शुड बी रफ। तो ये रफ होगी तब ही ये इलास्टिक जोन होगा, उसके पहले ये इलास्टिक जोन नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर फुटिंग जो है हमारी स्मूथ हो गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो जोन बन जाएगा वहाँ पे प्लास्टिक जोन बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं के बेसिस पर तर्जगीज ने एक बहुत अच्छी इक्वेशन दी है जो कि बहुत बहुत यूजफुल है सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, उस इक्वेशन को देखते हैं, उस इक्वेशन को पढ़ते हैं। और रैंकाइन्स पैसिव जोन है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे रैंकाइन्स पैसिव जोन बनती है। चलो वो इक्वेशन को देख लेते हैं। क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा इंटू एन गामा। ठीक है, ये घोट डालना भाई, ये घोट डालना इसको, ये बहुत बहुत काम का रिलेशन है हमारे। ठीक, बहुत आईएमपी रिलेशन है। पहली बात, बहुत ज़्यादा आईएमपी रिलेशन है, इसको घोट डालना। ये किसके लिए वैलिड है, फॉर स्ट्रिप फुटिंग, फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए ये रिलेशन वैलिड है। ठीक, ये क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब चार प्रकार की बियरिंग कैपेसिटी है हमें पढ़नी है जो, तो 4 प्रकार की कौन कौन सी है, देखें जरा, कहीं पे जगह नहीं है, रब करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ। ठीक है, इस सबको नोट डाउन करते चलो, देखते चलो। मैं यहाँ रब कर देता हूँ पूरा फटाफट। ये जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव करा है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए। मैंने यहाँ लिखा है फॉर स्ट्रिप फुटिंग और जनरल फेलियर। ठीक है, जनरल फेलियर, ये जनरल शेयर फेलियर है, शेयर फेलियर है। अगर लोकल हो जाएगा, लोकल फेलियर होगा, लोकल शेयर फेलियर होगा, तो यहाँ पे फिर हमें एक फैक्टर है जो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 2/3 से हमें यहाँ पे फैक्टर को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। चलो अभी ये देखो कि
जो ये क्यू यू जो है, ये क्यू यू होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। एक होता है क्यू एन यू, वो होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है क्यू यू माइनस गामा इंटू डी एफ। डी एफ क्या है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, गामा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। एक होता है क्यू एन एस, ये है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? क्यू एन एस जो निकालेंगे वो होता है क्यू एन यू डिवाइडेड बाय एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और होता है, एक होता है क्यू सेफ, है ना, क्यू एस, जिसको हम बोलते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसको लेते हैं क्यू एन एस प्लस गामा इंटू डी एफ। ऑल राइट, ये होते हैं चार प्रकार की जो बियरिंग कैपेसिटी हमें पढ़नी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो इस इक्वेशन को देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में थोड़ा सा हम इस इक्वेशन की थोड़ी सी गहरी एनालिसिस करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ये कोहेशन को इंक्लूड कर रहा है, जो सेकंड पार्ट है ये डेप्थ को इंक्लूड कर रहा है, और जो थर्ड पार्ट है ये विड्थ को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, मतलब रैंकाइंस में क्या होता था कि सिर्फ डेप्थ को ही इंक्लूड करा जाता था, लेकिन तर्जगीज ने यहाँ पर किसको भी इंक्लूड करा है? विड्थ को भी इंक्लूड करा है। ऑलराइट, अब क्या होता है कि फॉर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है, फॉर क्ले, फॉर क्ले, क्ले के लिए जो होता है उसमें फाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इंटरनल फ्रिक्शन उसका क्या होता है? जीरो होता है क्ले में। तो फॉर क्ले क्यू फाई इज इक्वल टू जीरो, तो एन क्यू की वैल्यू जो होती है, एन क्यू की वैल्यू होती है 1, एन सी की वैल्यू होती है 5.7 और एन गामा की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब ये चीज़ जब आप अपन इसमें रखेंगे, इस फैक्ट इनमें रख देंगे, तो ऑब्वियसली एन गामा हो जाएगा 0, तो ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0, मतलब विड्थ पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा जो क्यू यू निकल कर आएगा यहाँ से, वो निकल कर आएगा 5.7 सी प्लस गामा इंटू डी एफ, क्योंकि एन क्यू की वैल्यू तो 1 हो जाएगी के लिए। ठीक है, अब जब आप नेट के लिए निकालने जाओगे ये, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, मैं यही बताता हूँ। जो क्यू यू बनेगा, क्यू यू जो बनेगा वो आपका 5.7 सी प्लस गामा इंटू डी एफ। ठीक, तो अब जब क्यू एन यू मुझे निकालना है, तो इसमें से मुझे माइनस गामा इंटू डी एफ करना पड़ेगा, 5.c प्लस गामा इंटू डी एफ माइनस गामा इंटू डी एफ। तो ये कट गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है साइज के। क्ले के केस में साइज और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के टर्म्स में, दोनों में ये इंडिपेंडेंट होती है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फुटिंग। हेंस आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो हमने निकाल दिया आंसर, उसकी दिक्कत नहीं है। अब आगे बात समझो, बात ये है, मैं क्या चाह रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखते चलो यार, सब लिखते चलो, बहुत आईएमपी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ और ये बहुत काम के हैं आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो, ऊपर कुछ है क्या? नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं। चलो, इसको भी मैं रब करता हूँ, आ जाओ अभी यहाँ पर। अब देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है हमारी, क्यू यू की जो इक्वेशन है, ये किसके लिए है? ये है स्ट्रिप फुटिंग के लिए और जनरल शेयर फेलियर के लिए। ठीक, लेकिन अभी मान लो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन आ गए, तो फिर एन सी की वैल्यू क्या होगी वो देखना पड़ेगा, एन क्यू की वैल्यू क्या होगी और एन गामा की वैल्यू क्या होगी, मैं वो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक, तो फॉर स्क्वायर फुटिंग लिखना, फॉर स्क्वायर फुटिंग, याद हो तो बताते चलो, लिखते चलो, याद नहीं है तो फिर फॉर स्क्वायर फुटिंग एनसी की वैल्यू जो होगी वो होगी 1.3 एन सी, यहाँ पे एन सी डैश लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एन सी। और जो एन क्यू की वैल्यू होगी वो तो 1 ही होगी, और एन गामा की जो वैल्यू होगी वो 0.1, एन गामा डैश की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट एन गामा होगी फॉर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सर्क्यूलर जो एन सी डैश की वैल्यू होगी वो तो 1.3 ही होगी,
एन सी ही होगी, एन क्यू की वैल्यू यहाँ पे भी एन क्यू ही होगी, ये एन क्यू ही होगा, और जो एन गामा डैश की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.6 एन गामा। ठीक है, ये सर्कुलर के लिए हो गया। अब अगर रेक्टेंगल फुटिंग आ गई या राफ्ट फाउंडेशन आ गया तो फिर क्या होगी? ठीक है, रेक्टेंगुलर, फॉर रेक्टेंगुलर शेप के लिए जो रेक्टेंगुलर शेप के लिए जो बनेगा उसका फॉर्मूला ये होगा, एन सी इज इक्वल टू 1.3 1.3 अभी नहीं आएगा, एन सी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 बी बाय एल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ठीक है, ये होगी मल्टीप्लाइड बाय, इसको एन सी डैश लिख दूंगा मैं तो मल्टीप्लाइड बाय एन सी। ठीक है, ये हो गया। एन क्यू की तो वैल्यू एन क्यू ही रहेगी, और जो एन गामा डैश की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 माइनस 0.2 बी बाय एल इंटू एन गामा। ठीक, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं किसके केस में? जब स्क्वायर आएगा तो क्या, सर्कुलर आएगा तो क्या, और रेक्टेंगुलर आएगा तो उसमें। ऑलराइट, ये सब में वैल्यूज चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे बी बाय एल जो है उसका ध्यान रखिएगा आप कि बी बाय एल जो बी होता है वो स्मॉल डायमेंशन होगा एज कंपेयर टू लेंथ के टर्म्स में। अब यहाँ पे अगर सैंडी सॉइल आ गई, मान लो सैंडी सॉइल आ गई, सैंडी सॉइल के केस में क्या होगा कि ये जो सी की वैल्यू है इन केस ऑफ सैंड सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अगर ये सी 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी ये टर्म। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो या फिर वो कैसे किस तरह से वेरी हो रही है, एज डेप्थ के हिसाब से वेरी हो रही है। आप वापिस से सेम फार्मूले में रखना, क्यू एन यू के फार्मूले में रखोगे आप यही चीज़, तो हमको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस केस में मैंने इस इक्वेशन में मैंने अभी वाटर टेबल फैक्टर इंक्लूड नहीं करा है। घबराने की बात भी नहीं है, इतना डीप में नहीं आएगा क्योंकि वो फिर थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं, गेट के लेवल के क्वेश्चंस चले जाते हैं उसमें। अगर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं वो फैक्टर्स ले लेते हैं तो ठीक है, तो अभी इतना ही ध्यान रखो बस। ठीक, अब एक लास्ट चीज और बची है कि अगर यही एक लास्ट चीज बची है कि इस केस में तो हमने अलग अलग शेप के केस में देख लिया, लेकिन अगर अभी क्या था, जनरल शेयर फेलियर था। ठीक है, जनरल शेयर फेलियर था, और जनरल शेयर फेलियर की वजह से जो ये फैक्टर हमने CNC ही रहता। लेकिन अगर लोकल शेयर फेलियर हो जाता तो क्या होता, लोकल शेयर फेलियर होता तो क्या होता? 3 प्रकार के फेलियर होते हैं, शेयर फेलियर होते हैं। एक जनरल होता है, एक लोकल होता है, और एक होता है पंचिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार के फेलियर्स कंसिडर करे गए हैं। तो जो लोकल शेयर फेलियर जब होगा तो उसमें जो सी डैश मॉडिफाइड हो जाएगा, जो सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है वो मॉडिफाइड हो जाएगी, और उसको हम लिख देंगे 2/3। बस यही हमें कंसिडर करना है और कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। ऑलराइट, बस यही है हमारे सिलेबस में मतलब हमारे स्कोप में। बाकी उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, बट जो हमें यहाँ तक पढ़ना है बस वो यही पढ़ना है कि जो सी डैश में है, जो सी डैश रहेगा वो 2/3 ऑफ सी कर देंगे हम, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर चलो मैं जनरल शेयर फेलियर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, और एक लोकल शेयर के बारे में बता देता हूँ, यहीं पे ही बता देता हूँ, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब समझना कि अब मैं थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बस, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का है। अगर हम एक लोड सेटलमेंट कर्व बनाते हैं, लेट्स से ये लोड है यहाँ पे और यहाँ पे सेटलमेंट है। ठीक है, तो जनरल के केस में क्या होता है, जनरल के केस में हमें एक क्लियर कट डायग्राम मिलता है, जिसमें कि ये जो पॉइंट होता है ये हमें क्लियर कट मिलता है, जिसमें कि हमें बता देता है कि यहाँ पर सॉइल फेल हो चुकी है।
ठीक है, तो ये जो कर्व रहता है ये जनरल शेयर फेलियर का कर्व है, जनरल शेयर फेलियर का ये वाला कर्व होता है। सिमिलरली जो लोकल शेयर फेलियर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसके साथ ही एक जो पंचिंग शेयर फेलियर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं पंचिंग शेयर फेलियर। ठीक है, पंचिंग शेयर फेलियर। ठीक है, और यह हो गया हमारा लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर। ठीक है, लोकल शेयर फेलियर्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस को लिख लो। जो इंटरनल एंगल होना चाहिए होता है इसमें 28 डिग्री से कम होता है। ठीक है, और जो वॉइड रेशो होता है वो मोर देन 0.7 होता है, वॉइड रेशो मोर देन 0.7 होता है, और एन की वैल्यू लेस देन 15 होती है। ये एन क्या है, ये एन है, ऑलराइट। एन जो होता है, एन होता है हमारा एसपीटी नंबर, है ना। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे ये जो नंबर होता है वो इसमें इसको लिया जाता है। अब इसको देख लो, जनरल शेयर फेलियर के केसेस को देख लो। जनरल शेयर फेलियर में जो फाई की वैल्यू होगी वो मोर देन 36 डिग्री होगी। ठीक है, ई की वैल्यू जो वॉइड रेशो होगा वो वॉइड रेशो लेस देन 0.55 होगा, और इसमें 0.7 रहता है। और जो एसपीटी नंबर होगा, एन जो होगा वो ग्रेटर देन 30 होगा। ठीक है, ये जनरली सैंड या स्टिफ क्ले में डेंस सैंड का भी कुछ ऐसे कर्व बनता है। ठीक है, तो ये जनरली आपको डेंस सैंड में और स्टिफ क्ले में ऐसा फेलियर देखने को मिलेगा। स्टिफ क्ले में ऐसा कुछ फेलियर आपको देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, तो ये जनरल शेयर फेलियर हो गया, ये लोकल शेयर फेलियर हो गया, और एक और मैंने आपको जो बता दिया वो पंचिंग शेयर फेलियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अब और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप देख रहे हो कि मैं कितना डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज कितनी डिटेल से आपको समझा रहा हूँ यार। तो इसके लिए है ना, थोड़ा आप भी मेहनत करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस उसी तरह से ही नोट्स बनाओ। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत करो। ठीक है, आप अपने आप के लिए भी मेहनत करो और मेरे लिए भी मेहनत करो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए, राइट। यूं भी बहुत बहुत कंपटीशन है यार, बहुत कंपटीशन है। आपको पता है 30 सीट्स निकली हैं। ठीक है, उसमें से भी जनरल कैटेगरी की कितनी है, 10 सीट्स हैं। तो आप देखो कि किस लेवल पे कंपटीशन एमपीपीएससी में खड़ा हुआ है। और अभी से अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कब करोगे भाई? सिर्फ 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में 5 महीने भी पूरे नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिविजन करना पड़ेगा। अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम एक एक लाइन को लिखते बैठे हैं, वो टाइम अभी हमारे पास नहीं है। हमारे पास यही टाइम है कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप पढ़ो, बस और कुछ नहीं। प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, कॉपी भरते जाए, भरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो। A factor shear force of 140 kilonewton is applied on a beam having width b is the beam is also subjected to a factor torsional moment is 20 newton meter. The equivalent shear force of the beam, equivalent shear force बोल रहा है of the beam के बारे में बोल रहा है वो। ठीक है, VU इक्विवेलेंट बोल रहा है। ठीक है, तो VU इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है VU प्लस TU डिवाइडेड बाय B इंटू 1.6। ठीक है, ये होता है इक्विवेलेंट शेयर फोर्स का फॉर्मूला। और ऐसा ही इक्विवेलेंट मोमेंट का भी फॉर्मूला होता है, जिसमें होता है MU प्लस TU इंटू TU डिवाइडेड बाय 1.7 1 प्लस D बाय B। ठीक, ये होता है इक्विवेलेंट मोमेंट का फॉर्मूला। तो ये लगा देना, हमारा टॉर्शनल रेजिस्टेंस से ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो VU कितना दे रहा है? वो VU दे रहा है 140 प्लस अगेन जो टॉर्शनल मोमेंट है वो 20 है, डिवाइडेड बाय B कितना है 0.25 इंटू 1.6। ये लगाना और देखना कि क्या आंसर आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेना, बस इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसमें जो ये व्यू जो होना चाहिए
या यहाँ से जो टाउ, जब आप VU डिवाइडेड बाय VU इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एरिया करोगे तो ये जो होता है ये होता है टाउ। ठीक है, ये जो टाउ होना चाहिए वो टाउ सी मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो फिर ये हमारा स्ट्रक्चर सही है, नहीं तो फिर ये फेल मार जाएगा और हमें इसके डायमेंशंस चेंज करने पड़ेंगे। टाउ इक्विवेलेंट बोलोगे, टाउ वी इक्विवेलेंट बोलोगे तो भी सही रहेगा। इसको मैं टाउ वी या टाउ वी इक्विवेलेंट भी बोल दूंगा तो भी सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए फाउंडेशन सॉइल गिव्स एसपीटी वैल्यू n is less than 5 n equal to 5 एंड डेंसिटी इंडेक्स id क्या है, लेस देन 20। तो अभी मैंने बताया है आपको, जस्ट अभी बताया है कि जो लोकल शेयर फेलियर होता है, लोकल शेयर फेलियर में अभी ही जस्ट बताया और क्वेश्चन आ गया, देख लो। हाँ, यही प्रूफ आप देख लीजिए कि अभी बताया मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में और यहाँ क्वेश्चन फंस गया। तो जो लोकल शेयर फेलियर होता है इसमें हमने ई की वैल्यू क्या देखी थी, ई की वैल्यू जो मोर देन 0.7 होती है। ठीक, पहली बात तो ये देखी थी, जिसमें जो एसपीटी नंबर होता है वो लेस देन 15 होता है। ठीक, और जो डेंसिटी इंडेक्स होता है, शायद मैंने डेंसिटी इंडेक्स के बारे में आपको नहीं बताया था, इसको भी मैं बता देता हूँ। और एक और क्या है, एक टर्म और मैंने बताई थी आपको, ई एंड डेंसिटी इंडेक्स, एंड वन मोर इज 5 इज लेस देन 26 डिग्री, 28 डिग्री। ठीक, 28 डिग्री। और इसमें जो डेंसिटी इंडेक्स होता है वो डेंसिटी इंडेक्स अगर 35% से कम रहे या 0.3 इसका डेंसिटी इंडेक्स होता है। सिमिलरली जब जनरल की मैंने बात करी थी, अब देखो लोकल का उसने पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जनरल का नहीं पूछेगा, जनरल का भी पूछ सकता है। तो इसमें जो पॉइंट रेशो होता है वो 0.35 से कम होना चाहिए। ठीक, इसमें जो n की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 30 होती है, इसमें जो फाई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 36 होती है, और जो इसमें डेंसिटी इंडेक्स होता है, डेंसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 70 होता है, डेंसिटी इंडेक्स id ग्रेटर देन 0.7 या 70% से ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा एक वो हो गया है, ये होता है 0.55। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो फेलियर है ये किस टाइप का फेलियर है, शेयर फेलियर है। ठीक, पंचिंग शेयर को ही सिंकिंग फेलियर बोला जाता है। ऑलराइट, चलो आगे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं और देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है भाई। द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वॉल कैरिंग वर्टिकल लोड्स इज जनरली डिजाइन एज पर रिकमेंडेशन गिवन फॉर कॉलम्स। द रेशियो ऑफ, ये हमें है नहीं, ठीक है, ये हमें है नहीं तो छोड़ो इसको। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल क्ले of a clay soil is 24%, whom compaction test is conducted at 30% moisture content, is this structure, its structure will be। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या वो ये बोल रहा है कि अगर एक सॉइल है उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसने जो बोला है वो कुछ मैंने कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी बनता है, ये कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर है इसका। ठीक, अब इसका कुछ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर रहता है, लेट्स से ये गामा डी मैक्सिमम हमें यहाँ मिल रहा है, ये गामा डी मैक्सिमम हमें यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है OMC, जिसको हम बोल सकते हैं वाटर कंटेंट। ठीक, यहाँ पे अब ये है, ये दे रहा है 24%, राइट, और जो टेक्स्ट कंडक्ट हुआ है उस पर हमारा निकल कर आ रहा है 30%। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 30%, तो ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर है। अब जब राइट साइड पर आता है तो इस साइड पे जो इस साइड पे जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर होता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ठीक, और इस साइड पे जो अगर इस साइड का रहता, मान लो 30 की जगह ये 20 दे देता, तो यहाँ पे जो बनता है राइट हैंड साइड पे जो बनता है उसको बोलते हैं हम फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस बात पे आपको ध्यान रखिएगा। अब जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात आई है तो इसको भी थोड़ा समझ ही लेते हैं। ठीक है, ये जो साइड होती है, ये वाली साइड, इसको बोलते हैं ड्राई साइड, और इस साइड को बोलते हैं वेट साइड,
वेट साइड। थोड़ा सा कंपैरिजन भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब जब कंपैरिजन देखने जाएंगे तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ड्राई साइड और यहाँ लिख रहा हूँ मैं वेट साइड। ठीक, यहाँ जो फेलियर होगा, ड्राई साइड जो फेलियर होगा वो होगा ब्रिटल फेलियर। ठीक है, ब्रिटल फेलियर होता है इस तरफ, और इस तरफ जो होगा उस इस तरफ जो होगा वो होगा डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर, पहली बात, पहला पॉइंट ये लिखते चलो बस, जो जो मैं बोल रहा हूँ लिखते चलो और याद करते चलो बस, और कुछ नहीं। ब्रिटल फेलियर एंड डक्टाइल फेलियर, है ना। ब्रिटल फेलियर ज़्यादातर डेंस हैंड में देखा जाता है, डेंस एकदम से टूटेगा, डेंस हैंड में होगा, डेंस हैंड में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसको प्लास्टिक फेलियर भी बोलते हैं, प्लास्टिक फेलियर भी बोलते हैं। इस साइड प्लास्टिक फेलियर होगा। और ठीक है, अब नेक्स्ट बात लिखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लोकुलेंट होता है। अभी हमने देखा था फ्लोकुलेंट होता है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड होता है, डिस्पर्स्ड होता है। और मतलब डिस्पर्स स्ट्रक्चर कब बनते हैं, जब रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होता है, रिपल्सिव फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है। और फोकुलेंट कब बनते हैं, जब अट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, तब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, ड्राई साइड और वेट साइड में। तीसरा पॉइंट लिखो, यहाँ जो श्रिंकेज होगा, इस तरफ जो श्रिंकेज होगा, किस तरफ, वेट साइड में जो श्रिंकेज होगा वो कम होगा, लेस होगा। ठीक, और इस साइड में, वेट साइड में श्रिंकेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा या मोर होगा, जो भी बोलो, जो भी बोले हैं वो चीज़ यहाँ पर आप समझो। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको नई स्लाइड में बताता हूँ, पूरा अच्छे से बता देता हूँ। चलो यहाँ लिखो ड्राई, हमने अभी तक 3 पॉइंट देख लिए हैं, ड्राई साइड और वेट साइड। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से देखें, पहला स्ट्रक्चर देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे फोकुलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है पहला। दूसरा जो पॉइंट देखा था, जो फेलियर देखा था, है ना, यहाँ पे डेंस होता है या फिर ब्रिटल होता है, और यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे होता है डक्टाइल फेलियर। ठीक है, डक्टाइल। ठीक है, श्रिंकेज देख लिया, श्रिंकेज देख लिया। श्रिंकेज यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, और यहाँ पे श्रिंकेज ज़्यादा होता है। स्वेलिंग जस्ट अपोजिट होता है श्रिंकेज का, जिसमें कि अगर सूखी सॉइल होगी, अगर उस सूखी सॉइल में आप पानी डालोगे तो बहुत जल्दी वो फैलना शुरू करेगी। ठीक है, तो ये स्वेलिंग ये ज़्यादा होती है, इसकी स्वेलिंग कम होगी। स्वेलिंग ऑब्वियसली कम ही होगी क्योंकि ऑलरेडी सॉइल के अंदर पानी है ही सही, तो फिर ऑब्वियसली, है ना। वाटर डेफिशिएंसी, वाटर डेफिशिएंसी, ये यहाँ पर वाटर डिफिशियंसी हाई रहती है, यहाँ पे कम रहती है, ऑब्वियसली समझ में आ रही है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, यहाँ की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे सेंसिटिविटी कम होती है। ठीक है, पोर प्रेशर, ऑब्वियसली ये भी समझ सकते हो, पोर प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पे पानी है वहीं पे पोर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी देखो, परमिएबिलिटी में हम उलझ सकते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा हैं, है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी कम होगी। ऑलराइट, एक होती है शेयर स्ट्रेंथ, एक और होता है शेयर स्ट्रेंथ। एक होता है शेयर स्ट्रेंथ। बहुत सारे पॉइंट बता दिए मैंने आपको, ये कुछ भी पूछ सकता है वो। अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बाकी है। यहाँ की शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और यहाँ की शेयर स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट है ई, ई डिपेंड करता है हमने लोड कैसा लगाया है। अगर लो, है ना, कम स्ट्रेसेस हैं, लो स्ट्रेसेस हैं, तो जो यहाँ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो भी लो होगी, और यहाँ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस केस में ज़्यादा होगी। ठीक, अगर हमने हाई स्ट्रेसेस लगा रखी हैं, हाई स्ट्रेसेस लगा रखी हैं, तो यहाँ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ की जस्ट इसका उल्टा कम होगा। ठीक है,
ऑलराइट, तो ये बात आ गई समझ में। अब एक बात और छोटी सी यहाँ पे समझ लो, ये जो परमेबिलिटी इस केस में होती है, कौन से केस में, ड्राई साइड में, ड्राई साइड के केस में जो परमेबिलिटी होती है वो आइसोट्रॉपिक होती है, ठीक है, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सारी आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या होता है कि परमेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है सब डायरेक्शन में, ठीक है, किस केस में, फॉकुलेंट स्ट्रक्चर्स के केसेस में, मतलब या फिर ड्राई साइड के केसेस में। और यहीं अगर हम इसकी बात करें, वेट साइड की बात करें, तो ये होती है एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, जिसमें के जो होता है, के इज मोर अलोंग, लिख देना इसको, अलोंग पार्टिकल ओरिएंटेशन, ठीक है, देन अक्रॉस द ओरिएंटेशन, ठीक है, आ गई समझ में बात। तो ये क्या हो गई, एन आइसोट्रॉपिक हो गई है ना, और ये हो गई आइसोट्रॉपिक। इसके बारे में जानना है तो मेरे सोम के लेक्चर्स को प्रीफर करो और वो देखो। चलो आ जाओ, अब एक बार और रिवीजन कर लो इसका। जो ड्राई साइड होता है, ड्राई साइड में स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉकलेंट होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है। डिस्पर्स स्ट्रक्चर कब बनता है, जब रिपल्सिव फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, रिपल्सिव फोर्स, और ये जब एट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। जो फेलियर होता है यहाँ पे ब्रिटल फेलियर होता है, जैसे कि डेंस सैंड होती है हमारी, ठीक है। और यहाँ जो फेलियर होगा वो डक्टाइल फेलियर होगा। श्रिंकेज कम ही होगा, ऑब्वियसली स्वेलिंग ज़्यादा होगी तो श्रिंकेज कम ही होगा। सिमिलरली इस तरफ जो स्वेलिंग है वो कम होगी। वाटर डिफिशियंसी इधर ज़्यादा है, इधर कम है। सेंसिटिविटी भी इधर ज़्यादा है, इधर सेंसिटिविटी कम है। पोर प्रेशर इधर कम है ड्राई साइड में, और वेट साइड में पोर प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज वो सॉइल गीली है। परमिएबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, किस साइड पर, ड्राई साइड पर परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, वेट साइड पर परमेबिलिटी कम होती है। और जो परमेबिलिटी ड्राई साइड पे होती है वो कौन सी होती है, आइसोट्रॉपिक होती है, ठीक। और शेयर स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जो इस तरफ है, ड्राई साइड है, उसकी ही ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, ठीक है। ई भी ऐसा ही कुछ है। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब एक चीज और देख लो इसमें, एक चीज और देख लो कि जैसे हम कंपेक्शन इफेक्ट बढ़ाएंगे, कंपेक्टिव इफेक्ट अगर हमने बढ़ा दिया तो ये कर्व लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो ये ऑप्टिमम वैल्यू होती है ये भी लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS 456/2000 द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट की रेंज पूछ रहा है कि क्या होती है। देखो तीन प्रकार के कंक्रीट IS कोड ने हमें IS 256 सॉरी IS 456 ने हमें दिए हैं, बताए हैं। तो उसमें जो तीन प्रकार के हैं, एक तो है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। एक है स्टैंडर्ड कंक्रीट, और एक और है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 456। तो जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है वो होता है M10 से लेकर M20 तक, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड केसेस जो स्टैंडर्ड होते हैं वो M25 से लेकर M55 तक जाते हैं, और ये होते हैं मोर देन M60, है ना, या फिर M60 to M80, ठीक, ये होते हैं इसके। तो ये तीन प्रकार के हमने IS कोड में हमें बताए गए, तो इसका आंसर जो होगा वो M25 से लेकर M55 रहेगा। चलो आगे देखो। फॉर एनी अप्लाइड स्ट्रेस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रिफर्स टू आइसोबार करस्पॉन्डिंग टू, ठीक। अप्लाइड जोन ऑफ आइसोबार किसको हम लेंगे, वो ये बोल रहा है। तो इसमें जो जोन ऑफ आइसोबार लिया जाता है वो 10% पर हम लेते हैं, ठीक। शायद वीडियो पॉज हो गया था।
तो जो इसका आंसर है 68 का जो आंसर है वो आंसर है M25 से लेकर M55। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है हमारा, जो आईएस कोड ने बताया रखा है वो M10 से लेकर M20 बोल रखा है। स्टैंडर्ड कंक्रीट, वीडियो पॉज हो गया था शायद, कंक्रीट M25 से लेकर M55 तक जाता है, ठीक है, ये M55 है। और जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है आईएस कोड ने जो हमें बता रखा है वो होता है M60 से लेकर M80। ठीक, ये हमारा, तो ये आंसर था हमारा 68 का आंसर था ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर एन अप्लाइड स्ट्रेस द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं कि उस वो वाला पॉइंट्स, वैसे पॉइंट्स जिस पर सेम स्ट्रेसेस हों, ठीक है, वैसे पॉइंट्स जिस पर सेम स्ट्रेसेस हों, तो ये आइसोबार्स बनते हैं। ये कुछ बल्ब शेप का बनता है और इसकी जो डेप्थ होती है ना, ये वहाँ तक ले जाती है जब तक जो पी है, अगर हमने फोर्स पी है तो यहाँ तक इफेक्ट देखा जाता है, 0.1 पी तक का इफेक्ट देखा जाता है, इतनी डेप्थ तक इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो निकल कर आता है वो 10% निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 में उसने फ्लो नेट पूछा है जिसका जो फॉर्मूला होता है K इंटू एच इज इक्वल टू NF अपॉन ND। ठीक, अब उसने जो K की वैल्यू दे रखी है 0.1 दे रखी है, H दे रखा है 3, NF की वैल्यू जो दे रखी है वो 4 है और ND की वैल्यू है 12। ND क्या है? नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। ठीक, और जो NF है वो नंबर ऑफ चैनल्स होता है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया था। अब जब हम इसको कट करेंगे तो सिर्फ बचेगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा बी। अब यहाँ तक की तो हो गई थी हमारी बात। अब इसके आगे की बात करनी है। ये जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को सही तरीके से हम लिखें, Q इज इक्वल टू K इंटू एच इंटू NF अपॉन ND, यहाँ पर लिखना चाहिए, यही सही तरीका होता है। NH ये जो H अपॉन ND होता है ना, ये सबसे सही तरीका होता है, NF अलग रहता है। और यहाँ जो मल्टीप्लाइड होता है वो B बाय A बाय B मल्टीप्लाइड होता है, लेकिन अभी उसको नहीं करना है, अभी रहने दो, उसको छोड़ दो अभी। ठीक है, अब इसमें जो H अपॉन ND होता है, ये होता है H जो होता है वो टोटल हेड लॉस होता है, और हमने ND जो देख लिया था वो नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स देख लिया था। मतलब एक ठीक है, तो इसको है ना क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, Q इंटू डेल्टा H इंटू NF। ठीक है, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा H डिवाइडेड बाय ND, टोटल हेड डिवाइडेड बाय टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स कर देंगे, तो हमें एक पोटेंशियल ड्रॉप के अंदर क्या मिल जाएगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप के अंदर हमें हेड लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं इस फॉर्मूले को। ऑलराइट, ऐसा भी लिखा जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये आइसोट्रोपिक कंडीशंस के लिए फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखो कि ये जो फॉर्मूला है आइसोट्रोपिक कंडीशंस के लिए फॉर्मूला है। और जो एन आइसोट्रोपिक कंडीशन होती है, एन आइसोट्रोपिक जिसमें कि परमेबिलिटी अलग अलग होती है, कि एक्स डायरेक्शन में अलग परमेबिलिटी होगी और वाई डायरेक्शन में अलग होगी, तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो KE H इंटू NF डिवाइडेड बाय ND। ठीक, तो इसमें जो KE जो होगा वो KE होगा रूट ऑफ KX मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ KY। ठीक है, ये एनआइसोट्रोपिक कंडीशन ली जाती है, एनआइसोट्रोपिक में लिया जाता है ये। अब एनआइसोट्रोपिक के लिए क्या होती है कि थोड़ा सा और बता देता हूँ यार, समझना यहाँ पर। ठीक है, मुझे याद आते जा रहा है तो मैं बताते जा रहा हूँ। एनआइसोट्रोपिक कंडीशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है उसको ऐसे इक्वेशन, जो लाप्लास इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो इसको कुछ ऐसा बनाया गया है कि x इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर एक्स। ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर डेल एच डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉइल, जिसमें kx और ky दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो आइसोट्रोपिक मीडियम होता है, अगर आइसोट्रोपिक रहा तो आइसोट्रोपिक में kx और ky दोनों बराबर होते हैं, ठीक, तो उसमें ये चीज़ नहीं लिखी जाती है, तो ये सीधे इक्वेशन ये वाली बनती है, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आईएमपी चीज़ है ये आ सकता है। सिर्फ गड़बड़ कहाँ होगी, स्क्वायर में, और कहीं गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, अब जो डेल, इसमें डेल एक्स डेल एच अपॉन डेल एक्स जो है ये क्या है, ये हेड लॉस है, सीधी सी बात है, ये हेड लॉस है, हेड लॉस है इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली जो डेल एच अपॉन डेल वाई है वो हेड लॉस है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन। ये लिख लो, इसको नोट कर लो। अब आगे बताता हूं मैं, इसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ये रब कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, अब अगर इसकी इक्विवेलेंट हमें कन्वर्ट करना है ये लाप्लास इक्वेशन होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ये लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं इन्हें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन लिख लो आप इसको, ठीक है, ये लाप्लास इक्वेशन होती है। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सिर्फ काय में कन्वर्ट करना है, एक यहाँ से के एक्स अगर मुझे हटाना है और ये के वाई बनाना है और इक्विवेलेंट एक इक्वेशन बनानी है, तो वो इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होगी, तो वो इक्विवेलेंट इक्वेशन होती है ये डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर टी प्लस डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट। यहाँ पे एक्स टी है, ऑलराइट, क्या है यहाँ पे एक्स टी है और यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स टी स्क्वायर है। तो एक्स टी की क्या वैल्यू होगी, जो एक्स के बराबर क्या इक्विवेलेंट कुछ होगा ना, तो वो इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो इक्विवेलेंट हो रहा है वो ये हो रहा है, x इज इक्वल टू एक्स टी रूट ऑफ के एक्स अपॉन के वाई, रूट ऑफ के एक्स अपॉन के वाई। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो एक्स टी होता है वो एक्स इंटू के वाई अपॉन के एक्स होता है। बस ये मैं बताने वाला था, ये बहुत आईएमपी रिलेशन है, ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा आईएमपी रिलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। ये के एक्स है, फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ के वाई अपॉन के एक्स, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कंडीशंस बन जाएंगी हमारी, ऑलराइट। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। The ring beam of an instant carries a hoop tension of 120 kilonewton. The beam section is 250 mm wide and 4 mm deep, and it's reinforced with 4 bars, and this is the modulus of ratio than the tensile strength of the concrete. ठीक है, ये इंस टैंक हमें कोर्स में है, यस, वाटर टैंक हमें कोर्स में है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक रिंग बीम है इंस टैंक की जो कैरी कर रही है हुप टेंशन, ठीक है। हुप टेंशन कितना दे रहा है वो 120 किलो न्यूटन, ठीक। और जो बीम का सेक्शन है वो कितना mm वाइड है, 250 mm वाइड है, ठीक। और जो डेप्थ दे रहा है वो 400 mm की डेप्थ दे रहा है। AST जो दे रहा है वो दे रहा है 4 बार्स हैं और जिसकी 20 mm डायामीटर है, ठीक है, ये हो गया। और FE 415 ये स्टील ले रहा है, और मॉड्यूलर रेशियो दे रहा है वो 10, ठीक। और वो बोल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट कितनी होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट पूछ रहा है वो। चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होगी वो होगी हुप टेंशन HT डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। ये कंपोजिट एरिया लिखता हूँ मैं इसको और क्लियर रहेगा, कंपोजिट एरिया, ठीक है। तो कंपोजिट एरिया कैसे निकालते हैं, AC मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंपोजिट एरिया, तो एरिया ऑफ कंक्रीट
कंपोजिट, इसको मैं सिर्फ ए ही लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज ए, तो ये एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस m-1 इंटू AST। ठीक, तो यहाँ पे रखो आप सारी चीज़ें, यहाँ पे सब चीज़ें रखो, A इज इक्वल टू AC, कितना दिया हुआ है सेक्शन का एरिया, कितना दिया हुआ है 400 इंटू 250, आई थिंक 250 दिया हुआ है विड्थ, यस 250 विड्थ दी हुई है, m 10-1 AST दिया हुआ है 4 इंटू π/4 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर, AST ये रहा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा एरिया A। अब इस ए ये एरिया अगर हम जो हमारा ये HT है, HT से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ T, इसको मैं लिख रहा हूँ T, तो H दिया हुआ उसने 120 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय A। ये जो भी निकल कर आएगा आप इसको सॉल्व करके देखना कितना निकल कर आएगा। मैंने जो सॉल्व करके देखा था तो इसका आंसर जो निकल कर आया था वो आया था 1.07, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका। सो आई होप गाइस, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत करिए अपने खुद के लिए, और अच्छे से नोट्स बनाइए, कोशिश करिए कि इसको 2x पर देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।